Hello everyone, how are you all guys? Hope you all guys are fine. कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? तो देखिए स्टूडेंट, आज हम अपनी CET की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम जस्ट टेकिंग द पेन। CET की सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ते हुए भाई हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डैट इज़ द कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर के कुछ जो टर्म्स थी वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम कंप्यूटर का जो फंडामेंटल पार्ट्स है उसको कवर करेंगे। फंडामेंटल पार्ट्स में हमारे 2-3 टॉपिक बनते हैं, जैसे बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल में इंट्रोडक्शन होगा कंप्यूटर का, जनरेशन जो अलग अलग कंप्यूटर की जनरेशन हमारी आई है, और हम बात करें तो हमारी जो मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ। आज हम फंडामेंटल इसका कवर करेंगे और फंडामेंटल में बिल्कुल सिंपल टॉपिक रहने वाले हैं जो आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कंप्यूटर के बारे में, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने हर पॉइंट बहुत अच्छे से इसमें लगाया है, एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो वर्ड कंप्यूटर है वो कहाँ से आया है भाई? इसका मीनिंग होता है टू कंप्यूट, ठीक है, और टू कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट। तो कंप्यूटर को हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली कंसिडर टू बी ए कैलकुलेशन डिवाइस ये है, एंड थ्रू दिस कंप्यूटर वी कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक हम एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सब हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर में बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच ऑपरेट अपॉन द डेटा। मतलब कंप्यूटर में हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं और उस डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, ये हमारे कंप्यूटर का काम होता है। और वो जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो हम नंबर की फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेटर्स की फॉर्म में, सिंबल, साइज, एवरीथिंग वी कैन मेंटेन अकॉर्डिंग टू अस। जैसा हमें डेटा एंटर कराना है उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन कर सकते हैं। एंड इट कम इन वेरियस शेप्स, बहुत सारी शेप्स में ये अवेलेबल होते हैं। साइज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब जो एक कंप्यूटर है उसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और फिर उसी डेटा को हम रिट्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है, व्हेन वी डिजायर्ड, जब भी हम चाहें। तो द फैक्ट दैट कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इज सो फंडामेंटल दैट मैनी पीपल हैव स्टार्टिंग कॉल्ड एज डाटा प्रोसेसर। तो देखिए डाटा है होता है, सबसे पहले उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और फिर उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई कंप्यूटर को? कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज़ होता है, जो किससे? एक यूज़र से। यूज़र कौन होगा? जो कंप्यूटर पे काम करेगा। जैसे कि हम किसको इनपुट देंगे? जो काम करता है भाई वो किसको इनपुट दे रहा है? कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है, फिर उस कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है। अब पार्ट हमने पढ़ा था CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में जाके प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें कंप्यूटर क्या देता है? आउटपुट देता है, जिस भी अकॉर्डिंग हमने डेटा एंटर किया है उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलती है एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मेनली जो टास्क परफॉर्म होता है कंप्यूटर के अंदर वो क्या होगा? इनपुट होगा, जिसे एक यूज़र इनपुट देगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, लेटर, जो भी उसे देना होता है। फिर उस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है और फिर उस अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, डेटा हमें मिल जाता है जो हमें चाहिए। तो अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कंप्यूटर के, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? कि जो कंप्यूटर है वो एक ऑटोमेटिक मशीन है, क्योंकि ये अपने आप ही काम करती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सिर्फ ह्यूमन बीइंग को तो डेटा एंटर करना होता है। और देखिए कंप्यूटर जो एक टेक्नोलॉजी है, जो एक मशीन है, वो कभी भी हमें फॉल्स रिजल्ट नहीं देती। अगर फॉल्स रिजल्ट हमें मिलते हैं तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ह्यूमन की वीकनेस होती है, ह्यूमन की कमी होती है, तो ही हमें फॉल्स रिजल्ट मिलते हैं। वंस इट स्टार्टेड ऑन अ जॉब दे कैरी ऑन अंटिल द जॉब इज़ फिनिश्ड। अगर ये कोई काम करता है तो तब तक ये करता रहता है जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो जाता। कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट देमसेल्फ, अपने आप ये स्टार्ट नहीं होगा। इसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? एक यूज़र देगा, ठीक है। दे कैन वर्क फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन इसको दी जाएंगी जो स्टोर होंगी सिस्टम के अंदर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, एंड विच स्पेसिफाई हाउ ए पर्टिकुलर जॉब इज़ टू बी डन, कि कैसे एक पर्टिकुलर काम करना है। तो ये पॉइंट था हमारा ऑटोमेटिक। सेकेंड हम बात
बात करते हैं भाई एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होती है? जो एक्यूरेसी होती है ना वो कंप्यूटर की वेरी हाई होती है। मैंने बताया कि जो कंप्यूटर है ना उसमें कभी भी एरर नहीं होता। अगर वो एरर आएगा तो वो ह्यूमन की वीकनेस की वजह से आएगा, क्योंकि ह्यूमन ने ही कोई डाटा इनकरेक्टली उसमें एडअप किया है। लेकिन टेक्नोलॉजी कोई भी वीकनेस हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ए पर्टिकुलर कंप्यूटर डिपेंड अपॉन इट्स डिज़ाइन, मतलब वो उसके डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए स्पीड तो बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट डिवाइस ये है। इट कैन परफॉर्म द अमाउंट ऑफ वर्क इन फ्यू सेकेंड, नैनो सेकेंड्स के अंदर काम कंप्लीट हो जाता है, जबकि एक ह्यूमन ऐसा पूरे साल में नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पे काम जो है हमारा सेकेंड्स के अंदर फिनिश हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, ठीक है, फास्ट होती है। While talking about computer speed, we do not talk in term of second and millisecond, but it in microsecond में ये काम करता है। A powerful computer is capable of performing several billion simple arithmetic operation per second। अब ऐसा नहीं है कि एक सेकंड के अंदर एक ऑपरेशन हो रहा है, नहीं, बिलियंस ऑफ ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं एक साथ सेकंडों में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं डेलीजेंस। डेलीजेंस का मीनिंग क्या होता है? अनलाइक ह्यूमन बीइंग ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, इट कैन इंटेलिजेंसी की हम बात कर रहे थे। सेकंड पॉइंट है, जस्ट वेट, इट कैन कॉन्टीन्यूसली वर्क फॉर आवर्स, मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कई घंटे तक लगातार काम कर सकता है बिना कोई एरर क्रिएट किए, बिना कोई ग्रैम्बलिंग क्रिएट किए। ठीक है, इफ़ यू गिव 10 million calculation to perform, it will perform with exactly the same accuracy and speed as the first one। मतलब अगर हम उसको इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी करने के लिए देंगे तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और उतनी ही स्पीड से सेकंड्स के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक का वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल फीचर अबाउट द कंप्यूटर। वन मोमेंट इट इज़ प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, द नेक्स्ट मोमेंट इट इज़ बिजी विद प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड इन बिटवीन इट मे बी हेल्पिंग एन ऑफिस सेक्रेटरी टू ट्रेस एन इम्पोर्टेंट लेटर इन सेकेंड। मतलब देखिए कंप्यूटर कितना वर्सेटाइल है, एक टाइम में ये कितने काम करता है। वर्सेटिलिटी का मतलब है कि बंदा, जैसे कोई भी कंप्यूटर की यहाँ बात हो रही तो कंप्यूटर एक टाइम में कई सारे जो उसके फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करता है, जैसे कि एग्जांपल में भी गिवन है। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, मतलब कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ डेटा बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड ऑफ इट्स स्टोरेज डिवाइसेस। अब कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा हम क्यों निकाल पाते हैं, क्यों रिट्राइव कर पाते हैं, क्यों कंप्यूटर को वो रिकॉल होता है? क्योंकि जो कंप्यूटर है उसके पास उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी हम उसमें ऐड करके डेटा को हम एंटर करा सकते हैं उनके अंदर। सेकेंड है, एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिटेन्ड एज लॉन्ग एज डिजायर्ड बाय द यूज एंड कैन बी रिकॉल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम चाहते हैं हम वो उसको रिकॉल करा सकते हैं, और जब भी हमें चाहिए तभी हम ऐसा कर सकते हैं। इवन आफ्टर सेवरल ईयर, मतलब कई सालों के बाद भी जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको रिकॉल करा सकते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेटली वहीं स्टोर्ड हुई रहती है, ऑलरेडी फिल्ड होती है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है नो IQ। ए कंप्यूटर इज़ नॉट अ मैजिकल डिवाइस। सभी को बताइए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये कोई मैजिकल डिवाइस नहीं है। इट प्रोसेसेस नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। ठीक है, इट्स IQ इज़ 0, मतलब जो कंप्यूटर है उसका IQ 0 होता है। इट हैज़ टू बी टोल्ड व्हाट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस। ये वही करता है जो हम इसको बोलते हैं और जिस भी सीक्वेंस में हम बोलते हैं। कभी भी एक कंप्यूटर अपना डिसीजन नहीं ले सकता। नो फॉलोइंग, इसमें क्या है, एक कंप्यूटर हैज़ नो फॉलिंग गलत लिख रखा है भाई, यहाँ पे फीलिंग आएगा। कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कंप्यूटर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक मशीन है, वो इंस्ट्रक्शन से चलता है और वो इंस्ट्रक्शन उसमें फीड करने वाला ह्यूमन बीइंग है। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग, टास्क, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी ऑफन मेक सर्टन जजमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग है, हमारे पास IQ है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो इन सारों के बेस पे हम क्या करते हैं, हम कोई भी जजमेंट अपनी लाइफ के अंदर ले सकते हैं।
लेकिन ऐसा एक कंप्यूटर के अंदर नहीं है। कंप्यूटर गोज़ एग्जैक्टली द वे विच वी हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल कंप्यूटर वैसा ही चलता है जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब ये है भाई नेक्स्ट डाटा प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। जैसे हमने डेटा एंटर किया, डेटा हम एंटर जब करेंगे तो बेटे किसके थ्रू करेंगे? इनपुट डिवाइसेस के साथ करेंगे। इनपुट डिवाइसेस से जैसे ही डाटा एंटर होगा उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। वो प्रोसेसिंग होने के बाद वो डाटा कहीं ना कहीं कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर स्टोर भी होगा और फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी डाटा हमें रिट्राइव करना है वो इंफॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिलेगी? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलेगी। तो हम एक बार देख लेते हैं टॉपिक क्या हमारा? डाटा प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो क्लियर हो गया होगा डायग्राम से, लेकिन एक बार हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। द कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग इज़ एनी प्रोसेस दैट ए कंप्यूटर प्रोग्राम डज टू एंटर द डाटा। सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? डाटा को एंटर करते हैं, समराइज, एनालाइज और कन्वर्ट डाटा इनटू यूजेबल इंफॉर्मेशन। ये सारा ही काम किसका होता है? कंप्यूटर का होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस में बी ऑटोमेटेड एंड रन ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में चलता है, इसमें क्या क्या होगा? रिकॉर्डिंग होगा, एनालाइज होगा, डेटा स्टोर होगा, समराइज होगा और स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज डेटा आर मोस्ट यूजफुल व्हेन इट इज़ वेल प्रेजेंटेड एंड इंफॉर्मेटिव। अब डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग साइकिल डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटी विच आर कॉमन टू ऑल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम फ्रॉम मैनुअल टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। ये जो एक्टिविटी हैं ये 4 फंक्शनल कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम डाटा को इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, फिर उसी डाटा की प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंदर, फिर डाटा आउटपुट, मतलब अगर हमें चाहिए तो आउटपुट हमें दे भी देगा थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। अदरवाइज डाटा कहाँ स्टोर हो जाता है? स्टोरेज उसकी हो जाती है मेमोरी के अंदर, जो कंप्यूटर की मेमोरी है। इसी को हम डाटा प्रोसेसिंग साइकिल बोलते हैं। मेन एम क्या होता है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल का? कि जो डाटा हम एंटर कर रहे हैं ना, उससे हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम आर ऑफन रेफर टू एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब डाटा जब प्रोसेस होता है तो इसका मतलब है कि जो हमने इनपुट के थ्रू डाटा एंटर किया है उसके थ्रू अब हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब उसकी प्रोसेसिंग होगी। द इंफॉर्मेशन सिस्टम टिपिकली टेक रो डाटा, मतलब जो भी डाटा हम एंटर करते हैं वो रो डाटा कहलाता है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। और जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें किसके थ्रू मिलती है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो एक बार ये देख लीजिए मेन पॉइंट। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल के 4 मेन फंक्शन हुए। डाटा को इनपुट किया गया, डाटा की प्रोसेसिंग हुई, डाटा स्टोरेज हुआ, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर जो उसकी है रैम में, रोम में, या फिर एक्सटर्नल किसी डिवाइस में हमने डाटा को स्टोर कर लिया, और फिर डाटा आउटपुट जो कि हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलेगा। तो ये बिल्कुल वही बात देखी गई है जो अभी हमने डिस्कस किया है कि हम डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग में क्या होता है? उसके अंदर कुछ एक्टिविटी होती है जैसे क्लासीफाइंग है, स्टोरिंग, कैलकुलेटिंग, कंपेयरिंग, समराइजिंग, ये सब डाटा प्रोसेसिंग के अंदर चलता है। मेन फंक्शन क्या होता है डाटा प्रोसेसिंग का? कि जो रो डाटा हमने एंटर किया है उससे एक हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ। फिर डाटा आउटपुट में क्या होगा? आउटपुट में क्या होगा भाई कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ट्रांसमिट होकर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। जो रो डाटा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। एंड सम टाइम द आउटपुट ऑल्सो इंक्लूड डिकोडिंग एक्टिविटी विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। मतलब जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है आउटपुट सिस्टम के थ्रू वो क्या कर सकता है? ह्यूमन उसको ईजिली रीड कर सकता है। और डाटा स्टोरेज में क्या होता है कि जो डाटा है हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ताकि अगर हमें फर्दर उस डाटा की नीड हो तो हम फ्यूचर यूज़ के लिए उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हम क्लासीफाई करेंगे कंप्यूटर को बाय डाटा प्रोसेस्ड, मतलब जो डाटा प्रोसेस होता है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। तो मेनली जो कंप्यूटर है इस बेस पे 3 टाइप के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड से नाम से क्लियर है कि भाई ये किसी 2 तरह के कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड हुए हैं इसमें 2 तरह के कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो हमारे आगे है वो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है?
इसमें जो हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टीन्यूसली वेरिंग वोल्टेज एंड ऑपरेट असेंशली बाय मेजरिंग रेदर काउंटिंग। इसमें जो डाटा है वो कॉन्टीन्यूसली वेरिएबल एंड द रिजल्ट ऑब्टेन आर एस्टिमेटेड एंड नॉट एग्जैक्टली रिपीटेबल। मतलब जो रिजल्ट हमें मिलता है वो रिपीटेबल नहीं होता। इट कैन एबल टू परफॉर्म, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये मल्टीपल टास्क को एक साथ कर सकता है, कैपेबल टू इफेक्टिवली वर्क, ठीक है, अलग अलग नंबर के साथ। नेक्स्ट, voltage, temperature and pressure are measured using analog devices like voltmeter। अगर हमें वोल्टेज मापना है तो वोल्टमीटर से, टेम्परेचर है तो थर्मोमीटर से, प्रेशर है तो बैरोमीटर से। ये जो इस तरह के हैं ना हमारे, जैसे टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर यूज़ किया हमने, ये हमारे एनालॉग्स कंप्यूटर हैं, ठीक है सारे। डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर इज़ अ मशीन बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। मतलब डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जिनमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस मशीन को बनाते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकली इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, ठीक है। इन डिजिटल कंप्यूटर जो डाटा है रिप्रेजेंट एज डिस्क्रीट यूनिट। हम डाटा किस फॉर्म में जाता है, डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में। और डाटा को जो मेज़र करते हैं वो क्वांटिटी में मेज़र करते हैं, रिप्रेजेंट एज ईदर द ऑन और ऑफ स्टेट। देयरफॉर द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए डिजिटल कंप्यूटर आर एक्यूरेट, हमेशा एक्यूरेट होता है। वर्चुअली ऑल टुडेज कंप्यूटर, जितने भी हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं आज टाइम में, वो सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। फिर हमारा आया हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐड होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनालॉग कंप्यूटर के होते हैं भाई, कुछ डिजिटल के होते हैं। इसीलिए मैंने बताया था इसमें दो के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, दो का ये कॉम्बिनेशन है तो इसी का नाम हाइब्रिड है। तो दोनों के अच्छे अच्छे फीचर इसके अंदर होते हैं। इट हैज़ ए स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, मतलब स्पीड इसने एनालॉग कंप्यूटर के लिए है, हाई होती है, और एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर की होती है इसके अंदर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा इन एनालॉग फॉर्म, जो डाटा ये एक्सेप्ट करता है वो एनालॉग फॉर्म में करता है, एंड प्रेजेंट आउटपुट ऑल्सो इन डिजिटली। और फिर उस जो डाटा से ये इंफॉर्मेशन देता है वो हमेशा ही डिजिटली आती है। डाटा हैव हाउ एवर इज प्रोसेस डिजिटली, देयरफॉर हाइब्रिड कंप्यूटर रिक्वायर एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फॉर आउटपुट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने दी है वो है डाटा प्रोसेसिंग के बेस पे। डाटा प्रोसेसिंग के बेस पे जो कंप्यूटर की टाइप हैं भाई, वो हमारे आगे 4 टाइप हमें दिख रही हैं। एक होती है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड नेक्स्ट वन इज़ द सुपर कंप्यूटर। माइक्रो मतलब नाम से पता चल रहा है ये काफ़ी छोटे कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो कंप्यूटर आर द कंप्यूटर विथ हैविंग ए माइक्रो प्रोसेसर चिप, मतलब माइक्रो कंप्यूटर छोटे होते हैं तो इनके अंदर जो सारा प्रोसेसिंग का काम होता है वो कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप करती है। ये इसमें एज अ CPU होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करेगी। अब ये ओरिजिनेट कब हुए थे, ओरिजिनेट हुए भाई ये 1970s के अंदर। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वॉज बिल्ट विद 8 बिट प्रोसेसर, मतलब जो पहला माइक्रो कंप्यूटर बना उसके अंदर कितने प्रोसेसर थे, 8 बिट प्रोसेसर तक वो काम कर सकता था। और माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। डिज़ाइन टू यूज़ बाय इंडिविजुअल वेदर इन द फॉर्म ऑफ PC, मतलब पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और एज ए नोटबुक कंप्यूटर इसको यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल होता है साइज़ में, अफोर्डेबल है मतलब थोड़ा सा चीप होता है, सस्ता होता है, ताकि जो जनरल पीपल है वो भी इसको यूज़ कर लें। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, IBM PC, IBM PC XT, IBM PC AT, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम भाई, ये फिर से माइक्रो आ गया, सॉरी ये मिनी कंप्यूटर है भाई, ये गलती से यहाँ पे मेंशन हो गया है, दिस इज़ मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर ओरिजिनेट हुए थे 1960s में, जैसे माइक्रो 1970 में थे, ये उससे भी पहले के हैं 1960। स्मॉल मेन फ्रेम डेट परफॉर्म लिमिटेड टास्क, मतलब कुछ ही टास्क हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ये कम एक्सपेंसिव होते हैं मेन फ्रेम के कंपैरिजन में। मिनी कंप्यूटर आर लोअर मेन फ्रेम इन द प्रोसेस इन द टर्म ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मतलब इनके अंदर
अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो मेन फ्रेम की तरह ही होती है कुछ कुछ, एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 10 to 100 यूज़र साइमल्टेनियसली, मतलब 10 से 100 यूज़र साइमल्टेनियसली इसको सपोर्ट कर सकते हैं। 1970 इट कंटेन 8 बिट टू 12 बिट प्रोसेसर, जैसे माइक्रो के अंदर 8 बिट प्रोसेसर था, इसके अंदर 8 से 12 बिट प्रोसेसर होता है। ग्रेजुअली द आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट इज़ ग्रोन, और अभी कहाँ तक आया गया, 16 to 32 बिट। मिनी कंप्यूटर आर इन्वेंटेड विच आर नोन एज सुपर मिनी कंप्यूटर, और वो कौन सा है, IBM AS400। नेक्स्ट है भाई मेन फ्रेम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक अब हम स्टडी करेंगे। तो अब इसमें देखिए मेन फ्रेम क्या होता है, पावरफुल कंप्यूटर होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 1000 ऑफ यूज़र, जैसे उसमें 10 to 100 यूज़र एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें 1000 ऑफ यूज़र एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इट कंटेन पावरफुल डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, इट इज़ कैपेबल टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साथ कई टास्क परफॉर्म करेगा। कैपेबल टू प्रोसेस 100 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मेन फ्रेम ऊपर माइक्रो मिनी दोनों से लार्ज होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, विद हैविंग लार्ज इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी उन दोनों से ज़्यादा है, प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेन फ्रेम आर यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन डेट नीड टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑनलाइन एंड रिक्वायर्ड ए कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मैसिव स्टोरेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मेनली यूज्ड टू हैंडल बल्क ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा को जब मेंटेन करना होता है, ठीक है, तो हम इस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम सिस्टम इज़ हाउस्ड इन सेंट्रल लोकेशन विद सेवरल यूज़र टर्मिनल कनेक्टेड टू इट, मतलब इसको हम एज अ सेंट्रल हब की तरह यूज़ करते हैं, और अदर कंप्यूटर हैं जो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ये उन दोनों से बड़ा होता है साइज़ में। नीड ए लार्ज रूम विद क्लोजली ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। IBM DEC आर मेजर वेंडर ऑफ मेन फ्रेम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। नेक्स्ट है भाई सुपर कंप्यूटर। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर हैं, ठीक है। और जो सुपर कंप्यूटर है इनका यूज़ मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशन में होता है, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो काफ़ी होती है, ठीक है। इनके अंदर मल्टी प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एंड दे कैलकुलेट वेरी स्पीडली इन नैनो सेकेंड, एंड दे आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर डेट आर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे इन्होंने बात किया ना, साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इनका यूज़ होता है, तो कुछ साइंटिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इनको बनाया जाता है। जो कॉस्ट होती है सुपर कंप्यूटर की वो डिपेंड करती है उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी पे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे, कि कितनी ज़्यादा वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है प्रोसेसिंग की। द स्पीड ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर इज़ मेजर्ड, जो एक स्पीड है कंप्यूटर की वो किस में मेज़र की जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए, गीगाफ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स एंड पेटाफ्लॉप्स। अब गीगाफ्लॉप्स में कितने ऑपरेशन होते हैं पर सेकंड, 109 अरिथमेटिक ऑपरेशन पर सेकंड। टेराफ्लॉप के अंदर होते हैं भाई 1012 अरिथमेटिक ऑपरेशन पर सेकंड, और पेटाफ्लॉप के अंदर होते हैं 1015, ठीक है। और ये कुछ परम है, जैसे इक्का है, ब्लू गैने है, ये कुछ कंप्यूटर हैं जो हमारे सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें आता है जनरेशन की बात। देखिए टाइम टू टाइम जो हमारा कंप्यूटर था उसमें टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आते रहे, तो अलग अलग जनरेशन आई कंप्यूटर की। तो मेनली जो जनरेशन हम कंप्यूटर की स्टडी करते हैं वो 5 कंप्यूटर की जनरेशन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली हमारी फर्स्ट जनरेशन। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, एक तो आपसे टाइमिंग पूछी जाएगी, और एक ये पूछा जाता है कि इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी मेनली वो कौन सी यूज़ हुई थी, ठीक है। बाकी तो वो देखिए जो जैसे सेकंड जनरेशन का साइज़ आया वो पहले से बड़ा था, पहले से छोटा था, फिर उस अगली जनरेशन का और छोटा था। तो ये तो सारे पॉइंट आपस में इनके कहीं ना कहीं मैच करते रहते हैं, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी और इनका टाइम ड्यूरेशन वो बिल्कुल डिफ़र है, वो आप ध्यान रखिएगा। तो ड्यूरेशन जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये थे हमारे 1942 से 1955 तक, और इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो थी हमारी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इनको हम यूज़ करते थे एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। कैलकुलेशन इनकी मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाती थी। बहुत बल्कि थे, साइज़ में काफ़ी बड़े थे, एक रूम इनके लिए ही होता था, ठीक है। एक लार्ज रूम इनको चाहिए था रखने के लिए। बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, ठीक है।
कॉन्टीन्यूसली इनके जो हार्डवेयर हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट्स थे, उनको मेंटेनेंस की नीड रहती थी, ठीक है। और क्योंकि हीट निकलती थी तो एसी रूम की रिक्वायरमेंट भी इन कंप्यूटर्स को काफ़ी होती थी। लिमिटेड टू कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत कम थे, और क्योंकि स्टार्टिंग ही जनरेशन थी तो भाई डिफ़िकल्ट भी थे और इनको यूज़ करना, और कॉस्टली भी ये थे। जो हमारे एनिएक है, एडवेक है, एडसेक है, ये सारे बड़े बड़े कंप्यूटर ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन आई 55 से 64 तक, लगभग 10 साल का इनमें वो मिलता है गैप। तो आप याद रखिए 55 टू 64 टेक्नोलॉजी, जैसे फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब थी तो भैया ट्रांजिस्टर आ गए थे। अब देखिए साइज़ काफ़ी शॉर्ट हो गया था, जैसे वो एक रूम के अंदर आते थे पूरे, तो इनका 10 टाइम्स स्मॉलर थे ये साइज़ में फर्स्ट जनरेशन के हमारे सिस्टम। लेस हीट ये जनरेट करते थे अगर कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कंपेयर करें। लेस पावर कंजप्शन थी इनकी, ठीक है। और इनकी जो कैलकुलेशन थी वो मिली सेकेंड में, यहाँ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हो जाती थी, लेकिन एसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी थी, ठीक है। मोर रियलाइबल इंफॉर्मेशन थी, कमर्शियली हम इनका यूज़ कर सकते थे, और उनसे लार्ज और फास्ट प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज आ गए थे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से सेकंड के अंदर। फिर थर्ड जनरेशन आई जिसकी टाइमिंग थी 65 से 75। टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे, आईसी चिप हम बोल सकते हैं। इनका साइज और भी छोटा हो गया था, ये कैलकुलेशन और भी जल्दी तेज़ी से करते थे, ठीक है। एसी इनको रिक्वायरमेंट है क्योंकि हर कंप्यूटर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ चलती है तो भाई हीट तो देखो कुछ ना कुछ तो जनरेट होती है, तो एसी की रिक्वायरमेंट इनको भी थी। वाइडली यूज़ कर सकते थे कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए, जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ इसमें होने लगा था। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, और प्रोग्राम्स लिखने के लिए इन्हीं लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, और ये कम हीट जनरेट करते थे अगर इनका कंपैरिजन किया जाए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से। फिर भाई हमारी फिफ्थ जनरेशन आई जो कि 1975 से 89 तक आई। जैसे थर्ड में आईसी चिप थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप आई। ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ हम इसको यूज़ करते थे। काफ़ी स्मॉल हो गए थे साइज़ में, फास्टर हो गए थे प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करें। हार्डवेयर के मेंटेनेंस की नीड रहती थी, वेरी रियलाइबल कंप्यूटर थे। जनरल पर्पज़ के लिए टोटली जनरल पर्पज़ के कंप्यूटर आ गए थे, ईजी टू कॉन्फ़िगर, ठीक है, बिल्कुल सस्ते हो गए थे साइज़ में, एंड नो रिक्वायरमेंट। अब फोर्थ जनरेशन में आके कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी एसी की, एंड पॉसिबल टू यूज़ नेटवर्क कंसेप्ट टू कनेक्ट द कंप्यूटर टुगेदर। फिफ्थ जनरेशन जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है 1989 से एट प्रेजेंट जो हमारी जनरेशन चल रही है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो थी वो थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर चिप, और ये बिल्कुल हैंडी हो गए थे। जैसे फ़ोन वगैरह भी सारे इसी पे बेस्ड थे भाई, और टैब वगैरह आने लगे थे, तो काफ़ी स्मॉल हो गया था साइज़। 100 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स द चिप कंटेन, इतने सारे जो वे थे भाई कंपोनेंट वो चिप स्टोर कर सकती थी। स्पीड थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी, लेस पावर कंज्यूम करते थे। यहाँ पे भी एसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, एंड मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टीमीडिया फीचर। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, ठीक है। और एक जो फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर आया था वो था भाई नोटबुक, उसका साइज नोटबुक जितना, जिनको हम टैब बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल है हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के। तो ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ये देखिए इनपुट डिवाइसेस, देन जैसे ही हमने डाटा दिया इनपुट डिवाइसेस से, उसके बाद डाटा कहाँ गया, सीपीयू के अंदर। ये सेंटर में हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। अब देखिए सीपीयू के अंदर दो यूनिट हैं, एक कंट्रोल यूनिट है, एक मेमोरी यूनिट है, ठीक है। यहाँ से इनपुट डिवाइसेस से जो डाटा गया वो मेमोरी यूनिट के अंदर गया, फिर वो हमारा अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन उसके ऊपर होते हैं।
और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू सीपीयू में जब ये सारे ऑपरेशन हो जाते हैं तो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रिजल्ट आता है। उस आउटपुट डिवाइसेस को भी जो कंट्रोल करता है, इन सारों को, इनपुट को, आउटपुट को, वो कौन कंट्रोल करता है? मेमोरी यूनिट को। इन तीनों को जो कंट्रोल करने का काम है, या कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है तो उन सब को कंट्रोल करने का काम किसका? हमारा कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, तो ये जो ऐसे डैश डैश करके दिखाया है, इसका मतलब है कि ये कंट्रोल करता है फ़्लो को, और जो यहाँ से ये जा रहा है पूरा, इसका मतलब है यहाँ से क्या फ़्लो कर रहा है? डाटा हमारा फ़्लो कर रहा है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है। इसके बेसिक जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो भाई देखिए, इनपुट डिवाइसेस का सबको पता है क्या होते हैं। वो डिवाइसेस कंप्यूटर के जिनको हम डाटा को एंटर करने के लिए लेते हैं। जैसे कीबोर्ड होता है कंप्यूटर में, हम की को प्रेस करते हैं कोई भी डाटा जब हमें एंटर करना होता है। माउस से हम कंट्रोल करते हैं। स्कैनर हो गया। माइक जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइसेस है। लाइट पेन, जो जैसे कई बार देखा होगा क्लासेस के अंदर, जो हम लिखते हैं स्क्रीन के ऊपर, लाइट पेन के थ्रू लिखा जाता है। तो ये सारे ही एग्जाम्पल हैं इनपुट डिवाइसेस के। अब फंक्शन क्या होगा इनपुट डिवाइसेस का? कि एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जाता है। कन्वर्ट दैट डाटा इनटू कंप्यूटर कोडेड इन्फॉर्मेशन, वो भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है। और फिर जो ये डाटा जाता है सीपीयू के पास, वो भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही जाता है। सीपीयू इन सारे डाटा की प्रोसेसिंग करता है और एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मतलब जब डाटा एंटर किया तो उसमें प्रोसेसिंग हुई, फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो जो रिजल्ट जनरेट होगा ना कंप्यूटर के थ्रू, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होगा। और वो मॉनिटर भी हो सकता है। मॉनिटर होती है जो स्क्रीन होती है। प्रिंटर सबने देखा होगा, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये कुछ एग्जांपल है आउटपुट डिवाइसेस के। तो आउटपुट डिवाइसेस का फंक्शन क्या हुआ कि इसने रिजल्ट को एक्सेप्ट किया सीपीयू से, फिर उस रिज़ल्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि जो ह्यूमन है वो उसको इजीली रीड कर सके, और डिस्प्ले कर दिया रिज़ल्ट को आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, मेमोरी यूनिट सबको पता होना चाहिए भाई। मेमोरी यूनिट क्या होती है? जो कोई भी डाटा, जो कोई भी इंस्ट्रक्शन हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कब स्टोर करते हैं? प्रोसेसिंग होने से पहले। वो सारा कहाँ जाता है? मेमोरी यूनिट के अंदर। सम वे द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर मस्ट बी स्टोर्ड बिफोर पास टू द आउटपुट डिवाइसेस एंड दिस टास्क परफॉर्म बाय मेमोरी यूनिट। लेकिन कई बार तो क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर रिज़ल्ट भी स्टोर हो सकता है। कहाँ जाने से पहले? आउटपुट डिवाइसेस के पास जाने से पहले। और ये टास्क कौन परफॉर्म करेगा स्टोरेज का? ये होता है हमारी मेमोरी यूनिट के अंदर। मतलब मेमोरी यूनिट का फंक्शन हो गया कि डाटा स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी जो कहाँ से आई हैं? इनपुट डिवाइसेस से। ठीक है, और ये स्टोर किसको भी कर सकती है? इंटरमीडिएट रिजल्ट भी ये स्टोर करती है। जो कौन जनरेट करता है? सीपीयू। और फिर जो फाइनल रिजल्ट भी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट भी कौन स्टोर करता है? हमारा सीपीयू। ठीक है, फिर होता है भाई एएलयू। मतलब एएलयू की फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू ना वो प्लेस है जहाँ पे एक्चुअल जो हमारा डाटा है या जो हमारी इंस्ट्रक्शन हमने फीड की है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, एएलयू कोई भी कैलकुलेशन करनी है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, कुछ भी करना है, वो सारा काम हमारा एएलयू के अंदर होता है। तभी इसमें लिखा है कि इसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन चलते हैं। ये होते हैं हमारे सारे ऑपरेशन। ठीक है, और भी जो लॉजिकल ऑपरेशन है, लाइक लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ये सारे अरिथमेटिक तो हो गए हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये हो गए हमारे लॉजिकल लेस देन ग्रेटर देन। तो ये सारे फंक्शन जो परफॉर्म करता है डेटा के ऊपर, वो किसका काम है? वो है भाई अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का। अब इन सब को जो कंट्रोल करता है ना, इनपुट हो गया डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, एएलयू, इनको कंट्रोल करता है हमारी कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनटू एंड आउट ऑफ द सीपीयू एंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ एएलयू। मतलब
चाहे हमारे डाटा या इंस्ट्रक्शन सीपीयू से आए, चाहे इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू के पास गए, या फिर कोई ऑपरेशन एएलयू के पास गया, उन सब को कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। तो इट शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि मेन फंक्शन हमारी कंट्रोल यूनिट का होता है मैनेज करना जितनी भी एक्टिविटी होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। इंटरनल पार्ट को भी कंट्रोल करता है, एक्सटर्नल पार्ट को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जो डाटा इनपुट से जाता है वो एक्सटर्नल पार्ट से जा रहा है, तो वो सारा एक्सटर्नल इंटरनल जो डाटा है वो सब कौन हैंडल करता है, हमारी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। फिर सीपीयू, सभी को पता है भाई सीपीयू को क्या बोला जाता है, दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका काम क्या होगा सीपीयू का, द यूनिट वेयर ऑल प्रोसेसिंग डन, सारी ही प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इट कंटेन मैनी अदर यूनिट अंडर इट, और भी इसके अंडर यूनिट है, कौन कौन सी, जैसे अभी हमने स्टडी की वो इसके अंडर ही तो है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ठीक है। क्योंकि सारी प्रोसेसिंग इसके अंदर होती है, दिमाग इसका लगता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये था भाई हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हमारी सीटी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने आज ये किया है। तो आशा करती हूँ सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, मैटर आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।